लाल बत्ती फीलिंग अभी बताऊंगा यार। इमेजिन किया मैं पहले आईआरएस बन गया, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा आईएएस चलता था। मेरा नाम नंद किशोर मेवाड़ा है। चीज लगती है, मैं तो इसी चीज की वजह से क्लास में आया हूँ। टाइम मैनेजमेंट से संबंधित और किसी का कोई सवाल? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या दिखा है लास्ट में? मोटिवेशन। 15, 16, 17, 5 साल तक लगातार मैंने जो है अटेम्प्ट देता रहा। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि मैं वो इंसान, मैंने अपने आप को उनको दिखाया। हेलो एवरीवन। अच्छा अच्छा, अभी तो टी शर्ट्स वगैरह आ गए हैं, बहुत बढ़िया। टी शर्ट तो सब लोगों ने टी शर्ट क्यों नहीं पहनी है? कुछ नहीं क्यों पहन रखी है? आई नहीं है? अच्छा, टी शर्ट के इंतजार में हो। बहुत बड़ी क्लास है। हिंदी और इंग्लिश या मिक्स? मीडियम मिक्स है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने मेरे बारे में हो सकता है कभी सुना नहीं होगा, हो सकता है क्या सुना ही नहीं होगा वैसे तो। तो मेरा नाम नंद किशोर मेवाड़ा है। मैं राजसमंद, एक डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर के पास में। कोई है राजसमंद से यहाँ पे? राजसमंद से कोई नहीं है? बस तुम अकेली हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से? आमेट से हो, बहुत बढ़िया। आमेट से हो तुम? बस यार, इतने कहाँ से हो तुम? ओके। तो मोस्टली इट इज़ ए डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ज़्यादा लोग आते नहीं है प्रिपरेशन करने। अभी देख लो, इस क्लास में ही वी हैव डन ए सैंपल सर्वे, तो बहुत ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। लेट्स सी। तो कितना टाइम हो गया इस बैच को शुरू हुए? 1 महीना? बस 1 ही महीना हुआ है अभी। आओ, तो तुम लोगों की शक्लों से ही लग रहा है कि उस लेवल की। ओके, ये बहुत फैंसी चीज़ लगती है। मैं तो इसी चीज़ की वजह से क्लास में आया हूँ। इस पे पेन वेन चलाने में मज़ा आता है। ओके, तो वी ओनली हैव 30-35 मिनट्स, हमारे पास 35-40 मिनट है। या तो हम क्वेश्चन और आंसर सेशन कर सकते हैं कि भाई आप लोग मुझसे 4 चीज़ें पूछ लो, मैं उनका जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ अपने हिसाब से बता दूं ना। दूसरा ऑप्शन तो ऑप्शन था ही नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया तुम्हारा दिल रखने के लिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता दूं ये कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या बताना चाहिए? मैं तो कुछ भी बता सकता हूं। आप पूछोगे और मैं बताऊंगा। ठीक है, अब पूछो। कौन पूछेगा? हु विल आस्क मी द क्वेश्चन फर्स्ट? देखो, मैं तो तुमको कुछ भी बता सकता हूं, है ना? आई कैन टेल यू एनीथिंग, बट उसमें जो है, हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी क्वेरी को एड्रेस करेगा। जो तुम्हारे दिल में दिमाग में चल रहा है उसको वो चीज एड्रेस करे, वो जरूरी नहीं है। सो सो यू कैन गो अहेड एंड आस्क, आई विल होल्ड इट इन माय हैंड। हाँ, पूछो। माइक नहीं है क्या? माइक। हेलो हेलो एक सर। सेकंड, पूछो। सर, प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जी। ठीक है, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन? टाइम मैनेजमेंट से संबंधित और किसी का कोई सवाल? हेलो सर, मेरा सवाल है कि जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं मैं 3 सब्जेक्ट, हाँ, तो कितने? 3 सब्जेक्ट अभी चल रहे 30? हैं हमारे। हाँ, 3 हिंदी इकोनॉमी, तीन। तीन तीन हिंदी हाँ, इकोनॉमी और हिस्ट्री। ठीक है। तो हमें घर जाकर वही पढ़नी चाहिए या कुछ और हमारी तरफ से ऐड करना चाहिए पढ़ने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? सो पहली चीज है, हाउ टू मैनेज द टाइम। और किसी का कोई सवाल है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ओके, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? पूछो। सर, अभी मैं जैसे आरएस के फाउंडेशन बैच में हूँ, हाँ, तो इसके बाद में मुझे यूपीएससी का भी देना है, तो इसके अलावा और क्या एडिशनल पढ़ना चाहिए? ठीक है, ओके।
एनी अदर क्वेश्चंस? हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें? हेलो सर। और कुछ? हेलो सर। चलो एक बार, दैट्स इट, एक बार में लेट्स एड्रेस दीज 5 क्वेश्चंस, ठीक है? एक बार में ये जो 5 सवाल है, इन 5 सवालों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है? सो 2 ग्राफ हैं, ठीक है? ठीक है, लेट्स से टाइम और लेबर, टाइम एंड लेबर। लेबर का मतलब आपने कितना श्रम किया, ठीक है? और ये हो गया टाइम, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वी कैन काउंट इट लाइक दैट, ठीक है? ये स्टूडेंट एक्स है, ये स्टूडेंट वाई है, ठीक है? 2 लोगों का ग्राफ जो है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? लेबर प्लस आउटकम, लेबर प्लस आउटकम। नीचे वाला ग्राफ जो है वो एक स्टूडेंट का है, लेबर का ग्राफ। ये वाला ग्राफ है एक स्टूडेंट का लेबर का ग्राफ, ठीक है? एक स्टूडेंट है जो एक दिन 4 घंटे पढ़ता है, एक दिन 1 घंटा पढ़ता है, एक दिन 7 घंटे पढ़ता है, एक दिन जो है वो कुछ नहीं पढ़ता, ऐसे ऐसे करके उसका ग्राफ चलता है। ये एक स्टूडेंट है जो दिन में 3 घंटे ही पढ़ता है, लेकिन वो रेगुलर पढ़ता है, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? अगर आउटकम का ग्राफ मैं यहीं पे बनाऊं, इसके आउटकम का ग्राफ चलेगा ऐसे, और इसके आउटकम का ग्राफ चलेगा, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका वीकली एवरेज हो सकता है 5 घंटे आए, डेली एवरेज 5 घंटे के पढ़ के इसका 5 घंटे। ये इसने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, एक दिन इसने 3 घंटे पढ़ा, ऐसे करके इसका हो सकता है कि एवरेज इसका 7 घंटे आ रहा है। इसका एवरेज इसके एवरेज से बेटर है, लेकिन इसका आउटकम इसके आउटकम से बेटर है। क्यों है ऐसा? क्यों है? यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। what do I want to tell you is regularity। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है, लेकिन उन सारी किताबों का सार मैं तुमको बता रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट तो क्वेश्चन में ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है। दिस इज ओनली इन अवर माइंड्स। सिर्फ हमको लगता है कि टाइम कम है। माई ऑब्जर्वेशन एज फार एज इट गोज, समय की कमी सिर्फ उन लोगों के पास में होती है जो काम नहीं करते। ये लिख लो तुम अपने पेपर में, ठीक है? और इसको लिख के और अपने प्रिपरेशन रूम की दीवार में बड़े बड़े अक्षरों में इसको जो है लिखा देना। दिस इज, आई एम टेलिंग यू, इफ यू रियली वांट टू, इस क्लास का अगर सबसे बड़ा सबक मैं तुमको देना चाहता हूं तो वो ये है कि समय की कमी सिर्फ उन लोगों के पास में होती है जो काम नहीं करते। अभी समझाता हूं, अभी आई विल एक्सप्लेन कैसे। समय का अभाव सिर्फ उस व्यक्ति के पास होता है जो या तो मेहनत नहीं करता, या मेहनत करना नहीं चाहता, या काम नहीं करता, या काम करना नहीं चाहता, ठीक है? सिर्फ उस व्यक्ति के पास में समय का अभाव होता है। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क व्हाई? कोई पूछना चाहता है क्यों? कोई पूछना चाहता है? या समझ में आ गया? कोई मुझे समझा सकता है ऐसा क्यों है? कोई मुझे समझा सकता है ऐसा क्यों है? बताओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। क्या नाम है आपका? मेगा, वेरी गुड। जो कामचोर टाइप के लोग होते हैं ना, जो एक्चुअल में कुछ करना नहीं चाहते। अच्छा, आई विल नॉट टेक द नेम। मेरा एक दोस्त था, हम जब प्रिपरेशन करते थे, मेरा एक दोस्त था, ठीक है? वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, ही वाज अ वेरी ब्राइट फेला। तो लेकिन उसका पढ़ने में मन कम लगता था। वेरी इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन ही डिड नॉट, ही वाज नॉट दैट काइंड ऑफ ए लेबोरियस पर्सन। तो उस आदमी ने अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो काम किया वो ये था कि टाइम टेबल बनाना। जैसे हम सब लोग क्या करते हैं, जब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है तो पहला काम हम क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? तो एक्सट्रीमली मोटिवेटेड पर्सन बट नॉन लेबोरियस एट ऑल, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है लेकिन जिससे मेहनत नहीं होती, जिससे पढ़ाई नहीं होती,
वो आदमी क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्या करेगा, टाइम टेबल बनाएगा। ठीक है, और जो आदमी सबसे ज्यादा टाइम टेबल बनाता है उस आदमी का टाइम का मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे खराब। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट इतना ही अच्छा है तो आपको रोज रोज टाइम टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप हर तीसरे दिन टाइम टेबल बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको टाइम को मैनेज करना ही नहीं आता। गेटिंग माई पॉइंट? तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं जब आईपीएस की ट्रेनिंग में था तो आई रिमेंबर वेरी वेल कि बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती थी। सुबह 5 बजे हमारी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती थी, 7:30 बजे तक चलती थी, 7:40 तक चलती थी। उसके बाद हम आते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, रेडी होके 9 बजे क्लास में चले जाते थे और 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक क्लास चलती थी, 1:40 तक क्लास चलती थी और 3 बजे से फिर से फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती और शाम को 7 बजे तक फिर से वही चलता था। ओके, वो ऐसा टाइम था जब हम लोग समय के लिए मरते रहते थे। बोला था कहीं टाइम मिल जाए, 2 मिनट मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए। उस ट्रेनिंग में मैंने पहली बार रियलाइज किया कि 5 मिनट बहुत ज्यादा होता है। पहली बार मैंने अपने जीवन में रियलाइज किया कि 5 मिनट का टाइम, जिसको हम सोचते हैं कि 5 मिनट क्या होता है, 5 मिनट तो यूं ही निकल जाता है ना। 5 मिनट का टाइम जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, 5 मिनट नहीं, हम तो कई लोग तो तुम में से आधा घंटा भी कंसीडर, आधे घंटे में क्या होता है, ठीक है, आधे घंटे में तो मैं ओटीटी पे किसी सीरीज का एक एपिसोड देख लूंगा। ठीक है, उस ट्रेनिंग में मैंने पहली बार रियलाइज किया, तुम मानोगे नहीं, 2 सेशन के बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता था क्लास में। 5 मिनट के ब्रेक में हम लोग बाहर जाके पानी भी पी के आ जाते थे और 4 मिनट की नींद भी ले लेते थे। 4 मिनट की नींद ले लेते थे और 4 मिनट की नींद के बाद में हमको इतना फ्रेश फील होता था। वी यूज्ड टू फील कि ओ गॉड, लाइक सम रियल ब्लेसिंग हैज हैपेंड अपॉन अस। भगवान ने कोई ऐसा तगड़ा आशीर्वाद दिया है कि 4 मिनट में सारी थकान उतर गई। Those used to be the most magical 5 minutes of our lives। हमारी जिंदगी के सबसे जादुई तिलिस्मी 5 मिनट हुआ करते थे वो। यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हम पहले टाइम को वेस्ट करते हैं, फिर टाइम हमको वेस्ट कर देता है। मैं कई बच्चों को बोलता हूँ कि प्रिपरेशन की जब शुरुआत करते हैं तो बड़े मासूम से चेहरे लेकर के आते हैं और अपनी प्रिपरेशन जब खत्म कर रहे होते हैं तो दाढ़ी भी सफेद हो जाती है, बाल भी सफेद हो जाते हैं। ठीक है, विच शुड नॉट हैपन। सो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में है। बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास, एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइम है। हमको लगता है कि टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है कि हम 10 घंटे सो करके भी 8-9 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ज्यादा टाइम है हमारे पास। सो ये सब आपके दिमाग में है, इसको ज्यादा सोचना नहीं है। और कोई भी आदमी अगर मुझे ये कहेगा कि टाइम नहीं मिलता है, इसका मतलब ये कि एक्चुअल में उसको या तो टाइम मैनेज करना आता नहीं है, या फिर उसके वो कामचोर है, या फिर वो हर वक्त सोचता ही रहता है कि मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। जो करते नहीं है, सोचते रहते हैं, उनके पास क्या होता है, टाइम ही नहीं होता। वो सोचते ही रहते हैं, दे नेवर डू, दे ओनली थिंक, सो दे नेवर हैव द टाइम। यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स इट। ये था कि हाउ टू मैनेज द सब्जेक्ट्स। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अभी शुरुआत के 4-5 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वही आपको इतना कुछ लगने लगेगा, बिकॉज उस चीज को समझना भी होता है, उस चीज को मेमोराइज भी करना होता है, और उस चीज में आपको बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, कंफ्यूजन्स भी होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आते, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहली बार ही पढ़ा है, या ये तो मैंने कक्षा 6 में पढ़ा था, उसके बाद में ये चीज मैंने कभी दोबारा देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, है ना। सो ये जो सवाल पूछा है कि क्या सर हमको ऐसा कुछ करना, नहीं, डोंट ट्राई टू ओवरडू थिंग्स, कभी भी नहीं। आपकी प्लेट में जितना खाना है उसको पहले फिनिश करो। फर्स्ट थिंग, ट्राई टू फिनिश व्हाट इज अवेलेबल ऑन योर व्हाट इज ऑन योर प्लेट। ओके, ये मैनेजमेंट का दूसरा फंडा है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। समझ गए? क्लियर है? सो फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स मेरा ये एडवाइस है आप सबको कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको समझो, उसको रेगुलराइज करो, उसको मेमोराइज करो, उसको रिवाइज करो, उसको कंसेप्चुअलाइज करो, और उसी चीज को जो है उसको अपने अंदर इंटरनलाइज करो, अपने अंदर उस चीज को अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी थॉट प्रोसेस में। सो लेट्स से कि यहां पर अगर
आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है आर्टिकल 14। अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? हिस्ट्री चल रही है, और इकोनॉमी और हिंदी। ओके, तो यहां पर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उन कंसेप्ट्स को, जैसे इकोनॉमी में आज क्या पढ़ाया? हाँ, कोई भी एक जना बताओ। फिजिकल डिजिटल पेमेंट। ओके, सो आज आप लोगों को जैसे डिजिटल पेमेंट बताया है, ठीक है। ये जो प्रिपरेशंस है, इस प्रिपरेशन में हमेशा ध्यान में रखो कि अगर इस प्रिपरेशन को आप सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल तक अगर रखोगे, है ना, तो आपके आंसर में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। इस प्रिपरेशन को हमेशा आप प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर के जाओ। सो अगर डिजिटल पेमेंट पढ़ाया तो तुमको पढ़ाया होगा कि यूपीआई क्या होता है, फोन पे क्या होता है, पेटीएम ने कैसे अपना यूपीआई लॉन्च किया था, भारत क्या यूनिवर्सल इंटरफेस और पता नहीं क्या क्या है, भीम वगैरह पढ़ाया होगा ना। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली आपको कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। ट्राई टू सी थिंग्स अराउंड यू। जो चीज इस ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो और जो चीज आपके क्लास नोट्स में जा रही है, ट्राई करो कि उसी चीज को आप न्यूज़पेपर में भी देख सको, ट्राई करो कि उसी चीज को आप किसी मैगजीन में भी देख सको, ट्राई करो कि उसी चीज को आप अपने स्मार्टफोन में भी देख सको, ट्राई करो कि आप अपने सराउंडिंग से अपनी नॉलेज को लिंक कर सको। देन व्हाट विल हैपन कि आपके दिमाग में कोई फ्रेश आइडिया आएगा, वही आपका स्पेशल प्रिपरेशन होगा। दूसरों को भाई एवरीबडी इज रीडिंग द सेम मटेरियल इन द क्लास, ठीक है भाई। कक्षा में तो हर एक आदमी को सब कुछ सेम सेम पढ़ाया जा रहा है, हर एक आदमी सेम चीज याद कर रहा होगा, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये भी सोचते हैं कि 1500 लोग बैठे हैं लेट्स से इस क्लास में, और सारे 1500 लोग जो है उनको सेम नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सारे के सारे लोग जो है वो सेम चीज याद करेंगे, सेम चीज पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो सबके एक जैसे मार्क्स आएंगे, फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? हाउ वी विल लीव बिहाइंड अदर्स, दूसरों को हम कैसे पीछे छोड़ेंगे, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत ही खराब मानसिकता है, बहुत ही आई विल से कि अप्रभावी, इन इफेक्टिव काइंड ऑफ थिंकिंग है। हमेशा कभी ये नहीं सोचना है कि साहब हमने जो क्लास में पढ़ा है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जाकर के पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ओके, आई विल टेल यू कि 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लास में क्या पढ़ाया उनको वही याद नहीं होता है, उनका ध्यान ही नहीं होता है, उनका कंसंट्रेशन ही नहीं होता है। तो जो बेसिक चीज आपके पास अवेलेबल है उस चीज को ही अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से इंटरनलाइज कर दिया, अच्छे से मेमोराइज कर दिया, अच्छे से रिवाइज कर दिया, उसी चीज को अगर आपने अपने थिंकिंग प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस होती है, लोग क्या करते हैं ना, जो नॉलेज उनके अंदर जाता है उस नॉलेज से वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं कर पाते। तो लेट्स से कि तुमने आर्टिकल, अभी तुम थोड़े दिनों बाद तुमको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो है वो इक्वलिटी की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं, ठीक है। सब पढ़ लोगे कि शिक्षा की समानता, आजीविका की समानता, सामाजिक समानता, स्टेटस जो होता है उसकी समानता, लैंगिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सब कुछ तुम पढ़ लोगे, ठीक है। द थिंग इज की जो चीजें तुम्हारे आसपास हो रही है, जो चीजें जिस घर में आप रहते हो पीजी में, उस घर में जो चीजें हो रही है, आपकी फैमिली में जो चीजें हो रही है, आपकी सोसाइटी में जो चीजें हो रही है, आपकी कम्युनिटी में जो चीजें हो रही है, न्यूज़पेपर में आप जो चीजें पढ़ते हो, क्या उन सारी चीजों को आप इक्वलिटी का जो पैरामीटर है आपके दिमाग में, उस पैरामीटर से रिलेट करके फिर आप समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? यू गेटिंग माई पॉइंट? बात यह है कि यहां पर आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, यहां पर आप लोग जो भी सीख रहे हो, अपनी कॉपी में जो भी नोट्स आप उतार रहे हो, उससे आपको अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, एक ऐसा पर्सन अपने आप को बना देना है जो उसी तरीके से सोच सके। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपको उसी थॉट प्रोसेस, उसी थॉट पैरामीटर, उसी थॉट डिजाइन के जैसा आदमी बन जाना है कि यू कैन ऑल्सो थिंक ऑन दोज लाइन्स, या फिर एटलीस्ट वो जो कंसेप्ट आप यहां पे पढ़ोगे उसको आप रियल लाइफ में समझ सको, देख सको, पहचान सको, उससे लिंक कर सको, और उसी के बेसिस पे अपना एनहांसमेंट करके, बिकॉज एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, वो ये आपकी नॉलेज तो टेस्ट करेगा लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को भी टेस्ट करेगा। तो जब तक तुम्हारी थॉट प्रोसेस वैसी नहीं बनेगी तब तक वो नॉलेज ऑफ कोर्स इफेक्टिव रहती है लेकिन अधूरी रहती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये क्या 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 क्वेश्चन पूछा था किसी? अटेम्प्ट्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में
ऐसा तो देखो, ये कोई क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाला जाए, सेकंड अटेम्प्ट में कैसे निकाला जाए और थर्ड में कैसे निकाला जाए। ठीक है, हर अटेम्प्ट में निकालने का सेम फंडा, ठीक है, रेगुलरिटी एंड थॉट प्रोसेस। ओके, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था? आरएस प्लस, भाई देखो ऐसा है कि अब तो यूपीएससी का सिलेबस और आरएस का सिलेबस बाय एंड लार्ज एक जैसा है, ठीक है, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि यू ऑलवेज नीड डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी के प्री के पेपर देखोगे पिछले 2-3 साल के, तो वो बड़े अलग तरह के सवाल जो है वो उनमें पूछे जा रहे हैं, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स बेसिक्स आपके वही रहते हैं, सब्जेक्ट आपके वही रहते हैं, ठीक है, नोट्स आपके वही रहते हैं, कंसेप्ट्स जो है वो आपके वही रहते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की तैयारी में क्वांटिटेटिव डिफरेंस नहीं है। आरएस की तैयारी और आईएएस की तैयारी में अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट बाय एंड लार्ज वैसा ही है, ठीक है, टॉपिक्स भी वही हैं बाय एंड लार्ज, एथिक्स वगैरह, एथिक्स, इंग्लिश, हिंदी और आपके जितने भी दूसरे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी और वो सारे के सारा, वो आपका सारा है ही है। द पॉइंट इज कि आरएस की प्रिपरेशन और आईएएस की प्रिपरेशन दोनों में जो फर्क है वो गुणवत्ता परक उनमें डिफरेंस है, दैट इज क्वालिटेटिव डिफरेंस, नॉट क्वांटिटेटिव डिफरेंस, ठीक है। तो वहां पर आपको एक अलग क्वालिटी के साथ में पढ़ना पड़ता है, वहां पर आपको जो है वो थॉट प्रोसेस, मतलब वहां पे नॉलेज तो सेम रहेगी, है ना, आर्टिकल 14, 15, 16 में तो आरएस में भी वही रहेगा, आईएएस में भी वही रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी थॉट प्रोसेस को वहां पर आप दिखाओगे, जो लेवल ऑफ टफनेस अगर मैं बात करूं, है ना, डिफिकल्टी का लेवल, टफनेस का लेवल, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो वहां पर थोड़ा सा ऊंचा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसको किस तरीके से लेते हो। आप तो या तो चाहो तो आप पहले से ही अपनी सोच का वही स्तर रख के चलो, आप यूपीएससी वाला स्तर सोच के चलो तो आपको आरपीएससी में उससे फायदा हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा कोई मैं आपको क्लियर कट नहीं कह सकता कि आरएस की तैयारी करते करते आईएएस की तैयारी, वो ऑल्सो डिपेंड करता है आपके स्टेमिना के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, दैट हाउ मच यू एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट। समझ गए मेरी बात को? तो बेसिक्स वही हैं, बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते, लेकिन टफनेस, अंडरस्टैंडिंग, वो उसके अंदर जो है वो काफी स्टार्क डिफरेंसेस हैं, दैट इज द थिंग। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या लिखा है लास्ट में? मोटिवेशन तो देखो ऐसा है, मोटिवेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। मोटिवेशन का दूसरा तरीका मैं बताता हूं, इस तरीके से सोचो कि नहीं बनोगे तो क्या करोगे, ऑलवेज थिंक लाइक दैट। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, खुद को मोटिवेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि मैं अगर आरएएस बन गया, मैं अगर आईएएस बन गया तो मेरे साथ क्या क्या होगा, ठीक है। एक तो आप अपनी लाइफ को उस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इमेजिन करने का तरीका होता है कि मैं अगर नहीं बना तो मेरे साथ क्या क्या होगा, ठीक है, या मैं अपनी लाइफ क्या क्या होगा से मतलब मैं अपनी लाइफ को कैसे इमेजिन करता हूं, या फिर मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूं, ठीक है। तो बैठो, सोचो कि पहली बात तो ये कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये, जो आप अपनी लाइफ से चाहते हो क्या वो इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको मिलेगा? मिलता है तो वेल एंड गुड। तीसरी चीज, अगर इस एग्जाम को क्लियर करने से नहीं मिलता है, फिर ये सोचो कि अगर इस एग्जाम को क्लियर नहीं करोगे तो बाकी की जिंदगी आपको फिर क्या देगी। तो हमेशा खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको जो है पॉजिटिव तरीके भी होते हैं, नेगेटिव तरीके भी होते हैं। पॉजिटिव तरीके ये होते हैं कि साहब आपकी जिंदगी में किस प्रकार की बेहतरी, किस प्रकार से आरएस बनने के बाद में आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आपको रेपुटेशन मिलेगी, आपका स्टेटस मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, फैमिली में आपकी बहुत रेस्पेक्ट होगी, गांव में जाओगे तो बहुत आपको अलग तरीके से रिसीव किया जाएगा, दैट इज अनदर काइंड ऑफ मोटिवेशन। एक मोटिवेशन होता है कि देन व्हाट इफ आई डू नॉट बिकम एन आरएस, तब मेरी जिंदगी कैसी होगी कि मैं एक साधारण सी नौकरी कर रहा हूँगा और व्हाटएवर, उसमें मैं जाना नहीं चाहता ज्यादा। तो समझ गया मेरी बात को? दैट इज द वे यू मोटिवेट। तो मैं तो हमेशा खुद को कैसे मोटिवेट करता था, मैं तो ऐसे मोटिवेट करता था कि आईएएस बन जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में जो है एकदम अपना स्वैग होगा, ठीक है,
और मस्त एकदम 4 लोग हैं? सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। वी ऑल गॉट आवर वेज। हाँ, कोई बात नहीं, तो वहीं आ जाओ तुम जहाँ मेरे को छोड़ा था, ठीक है। ओके, समझ गए मेरी बात को। तो मैंने हमेशा खुद को ऐसे इमेजिन किया, मैं पहले आईआरएस बन गया, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा आईएएस चलता था कि एक आईएएस ऑफिसर कैसा होता है, वो क्या क्या काम करता है ना। फील्ड का ऑफिसर होता है, वो रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है, उसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि एक बार फिर आईएएस के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैं आईपीएस बना। तो लोग कहते थे अरे सर अब तो आप आईपीएस बन गए हो, अब क्या सब कुछ आप ही बनोगे कि अब तो रुक जाओ। तो फिर मैं देखता था कि एक आईएएस ऑफिसर कैसा होता है। मेरे को लगता था कि मेरा जो टेम्परामेंट है, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जैसा व्यवहार है और मेरा जैसा नेचर है, मुझे लगता था कि आई विल बी मोर सुटेबल फॉर एन आईएएस ऑफिसर रादर देन आईपीएस और एन आईआरएस ऑफिसर। तो फिर मैंने और तैयारी करी और मैंने मेहनत करी, तो दोबारा से मुझे आईपीएस मिला एक बार फिर से। तब लोग कहते थे कि अरे तकदीर ही ये चाहती है कि तू आईपीएस में रहे, अब तो मान जा, अब तो रुक जा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपने आप को उस पोजीशन में देखता हूँ, उस सांचे में ढलता हुआ खुद को देखना चाहता हूँ, और मैं खुद को इस रूप में देखता हूँ। तो फिर मैंने एक बार फिर कोशिश करी, और किस्मत अच्छी थी, ईश्वर का आशीर्वाद था, मेहनत भी करी थोड़ी बहुत, बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई मैंने कोई बहुत चैंपियन काम कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी होगी, हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो कि मेरे जितने ही डिजर्विंग रहे होंगे, बट फाइनली मैं आईएएस बन गया। लक था, ईश्वर था, मेहनत थी, वो सारी थी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि खुद को मोटिवेटेड रखना। मैंने 2013 में पहला अटेम्प्ट दिया, 2017 में मैंने आखिरी अटेम्प्ट दिया, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल तक लगातार मैंने जो है अटेम्प्ट देता रहा, ठीक है। ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग्स भी करी, आईआरएस की ट्रेनिंग भी करी, आईआरएस की पोस्टिंग भी करी, आईपीएस की ट्रेनिंग भी करी, बट ट्रेनिंग के साथ साथ भी मैं पढ़ता चला गया। मेरे अंदर खुद को मोटिवेट रखने का बस यही तरीका था कि एक तो मुझे लगता था कि मैं वहां पे जाना डिजर्व करता हूं, तो मेरे अंदर बहुत फर्म बिलीफ था। और ये मैं आईएएस बनने के बाद आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं है कि कोई मेरे को तुमको इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई डोंट एक्चुअली नीड टू इम्प्रेस यू पीपल। मैं बस फ्रेंकली तुमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, मे बी तुम में से कुछ लोगों को वो चीज हेल्प करे। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं वही डिजर्व करता हूं, और मैं उसी जगह पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, और मैं उसी चीज के लिए बना हूं। मैंने हमेशा फील किया, आप मानेंगे नहीं, मेरा ऐसा था कि मैंने 5 साल में सिर्फ 5 बार फॉर्म भरा। 5 अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ 5 बार सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का फॉर्म भरा। मैंने और किसी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। नॉट इवन ए सिंगल अदर एग्जाम मैंने फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो क्लैरिटी थी कि मुझे आईएएस बनना है और मुझे वहीं जाना है। तो उस लेवल का डिटर्मिनेशन था, उस लेवल की डिजायर थी, उस लेवल का मोटिवेशन था, उस लेवल का अंदर एक बहुत डीप पैशन था, और मैं खुद को विजुअलाइज करता था। सी, विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल। खुद को आप जब उस रूप में विजुअलाइज करते हो, खुद को उस रूप में जब आप देखते हो, और अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई है, तो ऑटोमेटिकली ना आपसे मेहनत हो जाती है ना, और देन थिंग्स स्टार्ट टू फॉल इन लाइन। ऑटोमेटिकली आपके लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त होता चला जाता है ना। द पाथ ऑटोमेटिकली ब्राइटन्स अप। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है क्या? बड़े गंभीर से चेहरे बना के बैठे रहते हो यार, इतनी गंभीर मुद्रा में क्यों बैठे हो? तो हाँ, और कोई एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, अभी वो पीछे वालों को पूछने दो। हाँ
चलो पूछ लो। हेलो सर, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या आपके लिए प्लस पॉइंट रहे और क्या आपके लिए नेगेटिव पॉइंट रहे वहाँ पे? प्लस पॉइंट तो ये रहा कि यार मैं बहुत हैंडसम दिखता हूं। हेलो हेलो। और माइनस पॉइंट ये रहा कि उनको लगा कि इसको भी लगता है कि ये हैंडसम दिखता है इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंट है। मजाक कर रहा हूं, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? सर आपके सोर्सेज बता दें, किस चीज के सोर्सेज? जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने जो, अच्छा, ठीक है। जैसे मेंस में GS1 में सोसाइटी का पार्ट आता है ना, खाली मेंस में आता हो, और GS2 में जो वो आता है गवर्नेंस का पार्ट आता है पॉलिटी के अलावा, और GS4 जो वो एथिक्स का आता है, एथिक्स का भी थोड़ा बता दें। ठीक है, प्लस अभी बताता हूं। आपका ऑप्शनल क्या था सर? क्या नाम? महावीर, अपने पास टाइम है 5-7 मिनट का, पता कर लो इफ यू हैव टाइम। ओके, ठीक है। आपका ऑप्शनल क्या था सर? ऑप्शनल अभी बताता हूँ। प्लस थोड़ा आंसर राइटिंग का भी बता दें कि यस, वेरी गुड, अभी बताता क्या हूँ। मतलब बेस के अलावा क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि ज्यादा मार्क्स? मेंस के अलावा क्या एक्स्ट्रा करोगे? बेस, जैसे आंसर राइटिंग में अच्छा, बेस, base, जैसे ठीक है। डेफिनेशन हो गई, वेरी गुड, वेरी गुड, मैं बॉडी समझ गया, समझ बनने, गया, है ना? समझ गया। अगली तो अपने पास टाइम है ना? नहीं, लेकिन उधर उधर का भी बोला था उन्होंने, पूछ लो एक बार, पूछ के बताओ। हाँ, क्या? लाल बत्ती फीलिंग अभी बताऊंगा यार। ओके, तुमने क्या सवाल पूछा था, भूल गया मैं। हाँ, इंटरव्यू, यस। ये इनका कहना है कि इंटरव्यू में आपकी स्ट्रेंथ क्या थी और आपकी वीकनेस क्या थी। ठीक है, देखो, हमेशा मैंने अभी जो आपको जितनी बातें बताई है ना, वो सारी चीजें एक्चुअल में मैंने की। मैंने कहा कि अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल पर लेकर जाओ, अपनी थॉट प्रोसेस को वैसा बनाओ, अपना मोटिवेशन वैसे लेकर के जाओ। मैं जब इंटरव्यू रूम में चल के गया तो मुझे पता था कि इनको लग रहा है कि एक IAS ऑफिसर चल के आया है, समझ गए? और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनको फील कराया कि वो एक IAS ऑफिसर से बात कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज मेरे को पता था कि मेरी सोच की जो प्रक्रिया है, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, वो मैं वहां तक ले जा चुका हूं। माई सिंपल पॉइंट ये है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, ये सिर्फ नॉलेज तक सीमित नहीं है। तुम में से ज्यादातर लोग ये गलती करेंगे कि नॉलेज इज एवरीथिंग। मैं सिंपल कह रहा हूं कि नॉलेज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ज्ञान आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जिस एक्स फैक्टर की बात कर रहे हो ना आप, कि ऐसा क्या एक्स्ट्रा करें, क्या ऐसा वो होना चाहिए, ठीक है, वो एक्स फैक्टर तब आएगा जब आप अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर उसको समाहित करोगे। तो सिंपल सी चीज ये है कि लेट्स से कि आपने पॉलिटी पढ़नी शुरू करी, तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरीके से सोचता है, उसी तरीके से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, हाँ जी, जी कौन बोल रहे हैं? हाँ, तो बस चलते हैं 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? यस, तो इंटरव्यू में वही मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं जब इंटरव्यू रूम में गया तो मेरे अंदर किसी तरह का कोई झूठ नहीं था। मुझे पता था कि जो सवाल वो मुझसे पूछेंगे ना, उस सवाल का मैं जैसा आंसर दूंगा वैसा ही मैं सोचता हूं। मेरे अंदर जो सोच थी वो मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट हुई। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस जर्नी, है ना। लोग क्या करते हैं, अरे याद करके चला जाऊंगा फिर वहां पे मैं बोल दूंगा, ठीक है। तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर जो डिसोनेंस होता है, तुम्हारी सोच कुछ और होती है, तुम बोल कुछ और रहे होते हो, तुम वास्तव में कुछ और होते हो, तुम बोल कुछ और रहे होते हो, वो तुम्हारे चेहरे पर बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि तुम एक जवाब जब दोगे, उसके बाद में वो जो अगला क्वेश्चन करेंगे, वो तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे क्या पूछेंगे। जब आप एक झूठ बोल रहे होते हो, तब आपसे सामने वाला जब दूसरा सवाल करता है तो फिर आपको नहीं पता होता कि अब इसका मैं क्या है। भाई, एक झूठ का तो आपने आंसर तैयार कर लिया, एक तो आपने झूठा आंसर तैयार कर लिया, अब उसका काउंटर क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा, नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन, तब आपको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्योंकि पहली चीज ही तथ्य के ऊपर आधारित नहीं थी। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर आप पकड़े जाते हो। दैट्स वाई मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि मैं वो
इंसान, मैंने अपने आप को उनको दिखाया जैसा उनको चाहिए था, और उस पूरी प्रक्रिया में उसी तरह का इंसान मैं बन चुका था। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी तरह का आप सबको बन जाना है। एंड वंस यू बिकम लाइक दैट, तुम चाहे आरएस बनो चाहे ना बनो, जिंदगी जो है वो फिर तुमको कभी नीचा नहीं दिखा सकती। अगर आपने अपनी सोच का स्तर वहां तक लेके चले गए तो उसके बाद आपको लगने लगेगा कि आरएस वारएस ये सब छोटी चीजें, ये तो मैं बन ही जाऊंगा, लेकिन आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दी लाइफ। यू गेटिंग माई पॉइंट? रही बात उनकी, उन्होंने पूछा कि आंसर राइटिंग में क्या करना चाहिए। बस मेरे पास 1 मिनट का टाइम है, मैं 1 मिनट में बता देता हूं। तो लेट्स से यू हैव 200 वर्ड्स, ओके। आपको 200 शब्दों का एक आंसर लिखना है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, इसको कैसे मिटाते हैं यार? कोई बात नहीं, हो गया ना, इतना ही चाहिए मुझे, ठीक है। कहां से? दिस वन? हो गया हो गया हो गया, मिटाने की जरूरत नहीं है। तालियां बजाओ। ओके, सो तो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि 200 शब्दों में इसका जवाब मुझे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको, इसको मिस मत करना और इसको नोट कर लेना। आई एम टेलिंग यू, मैं जादू की एक वो बता रहा हूं तुमको, एक मैजिकल ट्रिक आई एम गिविंग यू। और ज्यादातर लोग इस चीज को सीखते नहीं है, तो फिर वो धोखा खाते हैं, गच्चा खाते हैं। तुम लोगों को कहां से दिख रहा है? ओके, तो शब्द आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मान लो लेट से अगर आपसे पूछ लिया कि भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के ऊपर डिजिटल पेमेंट्स की व्यवस्था का प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑन द इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे धड़ 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 कुछ भी लिख देना और फिर नीचे खत्म हो गया, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, आपने लिखे शब्द तो आप 200 ही लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसमें एक मैप बना सकते हो जिसमें डेटा हो प्रॉपर, ठीक है, जिसमें देखो कि भाई भारत में 2019 में ये शुरू हुआ, उसके बाद में इतना हो गया। ये तो शब्दों में काउंट नहीं होगा, नहीं होगा ना। आप एक डायग्राम बना सकते हो, एक टेबल बना सकते हो जिसमें ईयरली आप डेटा दे सकते हो, ठीक है। आप इस प्रकार से सर्कुलर डायग्राम्स बना सकते हो, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, वो इफेक्ट है। आप पाई चार्ट बना के दिखा सकते हो, ऐसा ऐसा हुआ है। समझ गया मेरी बात को? यू ऑलवेज ट्राई, अपना जो आंसर है उसको हमेशा एनरिच करने की कोशिश करती है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ शब्द लिख देते हैं। आप डायग्राम डालिए, डेटा डालिए, टेबल्स डालिए, मैप डालिए, पाई चार्ट डालिए, है ना, इमेजेस डालिए, ग्राफिक्स डालिए। उससे ये होता है कि 200 शब्द तो ये हो गए, एक डायग्राम अपने आप में 20 शब्द, 20 शब्द। पता चला कि आपने 200 शब्दों के आंसर में उसको 500 शब्द बता दिए, और आपने 200 शब्दों की जो सीमा है उस सीमा को आपने उसका उल्लंघन भी नहीं किया, उसका वायलेशन भी नहीं किया। यू गॉट माय पॉइंट? तो तैयारी की प्रक्रिया में आपको ये सब करना है जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। समझ गए मेरी बात को? ज्यादातर लोग ये काम नहीं करते हैं, वो डेटा याद नहीं करते, लेकिन रिलेवेंट और काम का डेटा आपको याद करना है। उस डेटा को टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको पाई चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। आप देखोगे तो कई जगह ग्राफ वगैरह आते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसमें भी ग्राफ दिए होते हैं। स्मार्टली उस ग्राफ्स को उठा के अपनी नोटबुक में डाल दो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पता चला कि आपके सिलेबस का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको क्लास में तो नोट्स बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन हर टॉपिक के ऊपर आपने अपने 7-7, 8-8 ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब इट कैन बी ग्राफ, इट कैन बी मैप, इट कैन बी पाई चार्ट, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट कैन बी ए टेबल, इट कैन बी ए इंडेक्स। समझ गए? वो ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके पास होती है, वो आप अपने दिमाग से उसको अपने आंसर में फिट करते हो, और वो आपके वर्ड्स की लिमिट को वायलेट भी नहीं करती। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक ऐसी चीज है जो आप सबको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास समय का अभाव है, तो उन महानुभाव ने एक सवाल पूछा था, उसका मैं पार्शियली उसका आंसर कर पाया हूं, बाकी अगली बार कभी आएंगे तो देखेंगे।
तो इट वॉज ए प्लेजर सीइंग यू ऑल। चलें, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे अब कोई बात नहीं, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट and see you the next time. Thank you very much.